फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 2 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। कोर्स कोड है BP401T फॉर बी फार्मा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जीपैट या ड्रग इंस्पेक्टर इत्यादि के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप उनको पूरा जरूर देखा करें, पूरे वीडियोस को, तभी उनसे रिलेटेड अगर कोई और प्रश्न बन रहे हैं या उन एक्सप्लेनेशन के ऊपर कोई प्रश्न बन रहा है तो आप उसके भी आंसर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है कि आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस आउट of the differences in spatial arrangement of atom or groups about in double bonded carbon atoms are called inspecific। कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से अगर कोई स्पेशल अरेंजमेंट जो है बन रहा है एटम्स या ग्रुप का, जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म अराइज हो रही है, उस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं। तो इट इज़ एंड जस्ट क्या कह सकते हैं आप, ऑप्शंस तो देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस देख लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि जो बी और सी दोनों सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इन स्पेसिफिक। अगर सही से देखा जाए तो ये आंसर होगा यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है, जिसकी वजह से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलती है। लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कई बार पूछा जाता है कि ये किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे ये एक पार्ट है किसका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऐसा, जो आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, 3 हेक्सीन है, 2 हेक्सीन है हमारी, 1 हेक्सीन है और 4 हेक्सीन है, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखें तो इन सब में जो 3 है, 2 है और 4 है, वहाँ पर तो हमें ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर। और जबकि यहाँ पर जो हमारी 1 हेक्सीन देखने को मिल रही है, इस पे पहला जो कार्बन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों सेम ग्रुप हैं, जिसकी वजह से हम सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पे नहीं बता सकते इन स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। हम ENZ तो बता सकते थे, बट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाए तो इसी में हम नहीं कह सकते हैं, और इसलिए जो है जो आंसर होगा हमारा वो 1 हेक्सीन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। कई सारे स्टेटमेंट आपको कहे जा रहे हैं, उनमें से कहा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे पहला हमारा, फिशर प्रोजेक्शंस आर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन जब हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में भी, तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो अबव द प्लेन पे जो ग्रुप लगे होते हैं, बिलो द प्लेन द ग्रुप लगे होते हैं, उनको दर्शाने का ये तरीका होता है। नेक्स्ट दूसरा हमारा ऑप्शन है, मॉलिक्यूल इज एकाइरल इफ कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर रिफ्लेक्शन। ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर वो कायरल होता तो ही वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है। एक कायरल होने के बावजूद जो है वो सुपर इम्पोज हो सकता है, इसलिए जो बी ऑप्शन है ये आपको गलत दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन है हमारा, ENZ नोटेशंस आर बेस्ड ऑन कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, बिना इसके जो है हम लोग कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग सिस्टम, जिसे हम प्रायोरिटी रूल्स भी कहते हैं, बिना उसके हम ENZ नोटेशंस नहीं बता सकते। डी ऑप्शन है हमारा, कायरल मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर इनेंशियोमर्स। ये बिल्कुल सही बात है, इनेंशियोमर्स की ही क्या है, ये डेफिनेशन है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, बिकॉज जो बी स्टेटमेंट है यहाँ पर वही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशनशिप ऑफ फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं कि दोनों हमें डबल बॉन्डेड कंपाउंड दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए, और सेम ग्रुप्स जो है वो सेम साइड में लगे हुए हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिस आइसोमर, जैसा कि हमारा राइट हैंड साइड वाला जो स्ट्रक्चर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए जो सेम ग्रुप है, यानी कि जो CH3s हैं वो ट्रांस पोजिशंस में लगे हुए हैं या अक्रॉस पोजिशन में लगे हुए हैं या अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स या जियोमेट्रिक आइसोमर्स। जो आंसर होगा हमारा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशंस इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर्स। इनमें से कौन से, जैसे RS है, EZ है, प्लस एंड माइनस है, और कैपिटल D और कैपिटल L है, इन सब में आपको ये बताना है कि कौन सा जो आप नोटेशन देख रहे हो वो हमें ये नहीं बताता कि वो पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर्स
हो सकते हैं। अब इसमें भी बहुत ही आसान है, जो आर एन एस है वो कन्फिग्रेशन ऑफ इनेंशियोमर्स बताता है, प्लस और माइनस जो है वो इनेंशियोमर्स की हमें डायरेक्शन बताता है कि वो किधर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। डी और एल जो है वो एक तरीके के रिलेटिव कन्फिग्रेशन है जो कि इनेंशियोमर्स को बताते हैं। केवल और केवल यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हमारा ई एन जेड, वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमें डबल बॉन्डेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्राप्त होता है। इसलिए जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, बी, दैट इज ई एन जेड नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म ओनली अकर्स इन द कंपाउंड पोसेसेस डबल बॉन्ड। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है केवल वहीं पाई जाती है जहां पर डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। क्या ये बात ट्रू है या ये फॉल्स है, या फिर ऐसा है कि हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो डबल बॉन्ड होना वहाँ पे ज़रूरी है, या फिर डी ऑप्शन कांट से अबाउट दिस, कि हम ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसे कह सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जो हमारे सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज़्यादातर जगहों पर वो डबल बॉन्ड के होने की वजह से ही होता है, डबल बॉन्ड की वजह से, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो साइक्लिक कंपाउंड है हमारे, साइक्लो एल्केन्स इत्यादि हैं, वहाँ पर भी हमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। इसीलिए ए और सी ऑप्शन तो एक जैसा ही है, ट्रू ही की बात ही कर रहा है वो, तो ये दोनों ही गलत हो गए। हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज जो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो हमें कई बार जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी देखने को मिल जाती है। इसीलिए साइक्लिक कंपाउंड्स हों या डबल बॉन्डेड जैसे एल्कीन्स इत्यादि हों, वहाँ पर आपको हमेशा सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज नॉट अप्लीकेबल। ये सिस एंड ट्रांस आइसोमर का जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, सिस एंड ट्रांस, ये हम कब यूज़ नहीं कर सकते हैं। द डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड आर द सेम, ठीक है। द एट लीस्ट वन ऑफ द ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन एटम इज सेम, ये भी बात सही है। द सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपाउंड, ऐसा सही नहीं है। द डिफरेंस क्या नाम है, द डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड आर नॉट सेम, ये जो डी ऑप्शन है हमारा वही यहाँ पर आंसर होगा, बिकॉज सिस एंड ट्रांस के लिए ज़रूरी है कि जो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन्स के ऊपर उसमें सिमिलरिटी हो, कम से कम एक ग्रुप कम से कम सिमिलर हो, तभी हम कह पाएंगे कि अगर वो सेम साइड में होंगे तो हम उसे सिस कहेंगे, अगर वो अपोजिट साइड में होंगे तो उसे ट्रांस कहेंगे। इसीलिए जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। असाइन ई एंड जेड कन्फिग्रेशन टू द गिवन कंपाउंड। देखिए एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये ई कन्फिग्रेशन में है या जेड कन्फिग्रेशन में। ई एंड जेड कन्फिग्रेशन बताने के लिए पहले हम लोग उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, दोनों कार्बन के ऊपर प्रायोरिटी नंबर 1 और 2 सेट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं अगर वो सेम साइड में है तब हम उसे कहते हैं, सेम है तो हम उसे कहते हैं जेड जूसामेन, और अगर वो अपोजिट साइड में तो उसे हम कहते हैं ई इंटरजेन, ठीक है। तो बिल्कुल सिस एंड ट्रांस जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे दोनों सेम ग्रुप हैं, जो प्रायोरिटी बड़ी वाली CH3 को हम 1 प्रायोरिटी देंगे, H को हम 2 प्रायोरिटी देंगे, तो दोनों कार्बन पे जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं यानी बड़ी प्रायोरिटी वाले ग्रुप लगे हुए हैं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो यहाँ पे कन्फिग्रेशन हमें मिलेगा वो ई कन्फिग्रेशन मिलेगा। ई मतलब इंटरजेन यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा यानी कि ई कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द रिएक्शन दैट यील्ड्स प्रीडोमिनेटली वन इनेंशियोमर ऑफ अ पॉसिबल पेयर इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि हमारे इस यूनिट पे हमें स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस भी देखनी पड़ती हैं, क्वेश्चंस देखने हैं। तो जब भी कोई जो रिएक्शन है हम ऐसी कर रहे हैं कि एक इनेंशियोमर का पेयर जो है, आप जानते हैं कि दोनों मतलब रेसिपी मिक्सचर बनता है, कई बार हम रिएक्शंस करते हैं, तो उन दोनों में से उस पेयर में से किसी एक को ही हम चाहते हैं कि ज़्यादा बने, मेजर प्रोडक्ट बने, तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उसे हम कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, क्योंकि इस तरीके की रिएक्शंस में जो है हमेशा जो सिंगल जो हमारा एक इनेंशियोमर है वो ज़्यादा बनता है इन रेफरेंस टू अनदर इनेंशियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन इन विच स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट डिफरेंटली इज कॉल्ड। देखिए जब हमने क्या किया कि एक R वाले कन्फिग्रेशन का रिएक्टेंट लिया, दूसरा S कन्फिग्रेशन में रिएक्टेंट लिया, तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करके
और उसमें जो रिएक्टेंट है उनको भी अगर हम चेंज करें तो उसके हिसाब से होती है रिएक्शन। जैसे कि एडिशन रिएक्शंस का अगर हम एग्जांपल लें तो हम HBr की अगर एडिशन रिएक्शन कराते हैं एल्कीन्स के ऊपर और Br2 की एडिशन रिएक्शन कराते हैं एल्कीन्स के ऊपर, तो दोनों का जुड़ने का तरीका क्या हो जाता है, अलग अलग होता है। और जो अलग अलग हो रहा है यानी कि जो Br2 है वो एंटी या फिर आप कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा, HBr जो है वो सेम डायरेक्शन से अटैक करते हैं। इस तरीके की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिकली, क्योंकि वो सेम साइड से आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन से आएगा ये चीज़ हमें क्लियरली पता चलता है, इसीलिए इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, सिन एंड एंटी नोटेशंस कब हम लोग यूज करते हैं। सिन एंड एंटी नोटेशंस आर यूज टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, किस कंपाउंड्स में हम लोग लेते हैं, किन किन कंपाउंड्स में हमको ये देखने को मिलता है और किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन है आपके एल्कीन्स और डबल डबल बॉन्ड, नहीं ये तो हमें सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है यहाँ पे, या नोटेशन हम यूज करते हैं एल्कीन्स एंड C क्या नाम है, एल्केन्स एंड C, तो ये तो हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखने को मिलता है जहाँ पे एल्केन्स होते हैं और हमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। ऑक्सीन्स नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, जो C ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीन्स जो होती हैं उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ना कि नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। और जो ऑप्शन डी है हमारा ऑक्सीन्स बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे एक्सीन्स होते हैं उसी में हमें सिन और एंटी जो नोटेशंस हैं हम वो यूज़ करते हैं, और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द कार्बन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्लस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं कि जो हमारे सिन और एंटी दो शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं नोटेशंस में, सिन हम तब यूज़ करते हैं जबकि जो लोवेस्ट ग्रुप है कार्बन के ऊपर और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नाइट्रोजन के ऊपर वो सेम साइड में होते हैं तो हम उसे सिन कहते हैं। अगर जो लोवेस्ट ग्रुप है कार्बन के ऊपर वो और जो नाइट्रोजन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है वो अगर वो जो है क्या नाम है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब हम लोग एंटी जो वर्ड है या नोटेशन है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसी के ऊपर है कि हम आपको एक जो है क्या नाम है स्ट्रक्चर दें और आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा जो है जो ऑक्सीन्स हैं, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन सबसे पहली बात, और इसमें कौन सा एंटी कन्फिग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है और कौन सा सिन कन्फिग्रेशन में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो नाइट्रोजन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है वो उसकी पोजीशन हमको देखनी है, और जो कार्बन के ऊपर लोवेस्ट ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन के ऊपर लोवेस्ट ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और OH जो है वो सेम साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम जो हमारा A होगा वो क्या हो जाएगा, सिन कन्फिग्रेशन का हो जाएगा। और आप B वाले में देखिए जो CH3 है वो OH A सेम साइड में, जबकि H जो छोटा ग्रुप है वो और जो OH है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो B है वो कौन से कन्फिग्रेशन में है, एंटी कन्फिग्रेशन में है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ये छोटा और बड़ा ग्रुप में बोल रहा हूँ वो वही कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग सिस्टम के द्वारा प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से CH3 को हम लोग 1 प्रायोरिटी देंगे, H को हम 2 प्रायोरिटी देंगे। तो 2 प्रायोरिटी वाला अगर OH ग्रुप से अपोजिट साइड में है तो उसे क्या कहेंगे, एंटी, और सेम साइड में है तो उसे क्या कहेंगे, सिन। अभी अभी हमने डेफिनेशन भी देखी थी पिछले क्वेश्चन में, तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा हमारा B, क्योंकि A जो है वो सिन कन्फिग्रेशन में और B जो है वो एंटी। ये मैंने 2 क्वेश्चंस जोड़ दिए हैं, कई बार सिन अलग पूछता है एंटी अलग पूछता है, हम लोग जानबूझ करके क्वेश्चंस जोड़ के बना रहे हैं ताकि हम आपको 26 या 27 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, आप उसके बेस पे 30-40 क्वेश्चन और जो है वो सॉल्व कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, RS सिस्टम और EZ सिस्टम इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल्स, दीज रूल्स आर ऑल्सो नोन एज। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि IIT PMT की तैयारी करने वाले बच्चों से भी ये क्वेश्चन पूछे गए, उन एग्जाम्स में पूछे गए कि RS सिस्टम और EZ सिस्टम जो है वो किस पे बेस होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि वो सीक्वेंस रूल्स पे बेस होता है, और इन सीक्वेंस रूल्स के और भी नाम है जैसे CIP रूल्स, ग्रुप प्रायोरिटी रूल्स, या फिर कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग सिस्टम, क्योंकि कैन इनगॉल्ड और प्रीलॉग साहब 3 लोग थे, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के ये सिस्टम ढूंढा था, इसलिए इसे तीनों नाम जो हैं जो ABC में लिखे हुए हैं ये सब के सब जो हैं वो सीक्वेंस रूल्स या प्रायोरिटी रूल्स के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए जो आंसर होगा हमारा फॉलोइंग ग्रुप हैज़ अ सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल। जो हमने पार्ट 1 वीडियो डाले थे उसमें हमने आपसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप पूछा था, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप पूछा था, लेकिन कई बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है इस तरीके के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ऑप्शंस आप देखिए तो चारों ऑप्शन में जो हमारा पहला आइटम है जो कि
कार्बन के साथ, कायरल कार्बन के साथ जुड़ेगा या ENZ सिस्टम में जुड़ सकता है, उसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो सभी कार्बन्स हैं, इसीलिए हमें नेक्स्ट एटम को देखना पड़ेगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट एटम है पहले और दूसरे ऑप्शन में वो हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, जबकि तीसरे और चौथे में हमें कुछ यहीं पे तीसरे और चौथे यानी C एंड D में ही हमें ध्यान देना है। तो हमारा जो C ऑप्शन है उसमें आप देखिए कि C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है, जबकि D ऑप्शन में C डबल बॉन्ड OH है। तो यानी एक हमारे C ऑप्शन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ पर हमें ऑक्सीजन 2 बार देखनी है, और जो हमारा तीसरा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने की वजह से 2 बार ऑक्सीजन और एक OH वाला ऑक्सीजन यानी 3 ऑक्सीजन। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा वो होगा हमारा COOH ग्रुप, जबकि जो सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो यहाँ पर होगा CHO, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसे हम 2 बार गिनते हैं। तो CHO में एक डबल बॉन्ड है और एक H है, जबकि हमारे COOH में एक डबल बॉन्ड O है और एक OH है। इसी वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा D आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। आइसोमेरिज्म इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल इज ऑल्सो नोन एज एट्रोपिसोमेरिज्म एंड इट इज अराइज ड्यू टू विच कंडीशन। तो एट्रोपोसोमेरिज्म हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बाइफिनाइल्स में देखने को मिलता है, जहां पर ऑर्थो पोजीशंस पे बल्कि ग्रुप लगे होते हैं और जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है, और ये इस प्रकार की आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई करे अगर बाइफिनाइल्स, तो वहाँ पर एट्रोपिसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। पहला हमारा रोटेशनली स्टेबल एक्सिस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बोन साइड होना चाहिए एक्सिस पे, बिल्कुल सही बात है। जो बल्कि ग्रुप लगते हैं ऑर्थो पोजीशंस पे वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं रोटेशन को, ये बात भी सही है। यानी कि अगर ये तीनों बातें हो रही होंगी तो हमारे बाइफिनाइल्स में हमको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, वरना नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए जो आंसर है यहाँ पर वो क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब हम ये बोलते हैं कि एक जो हमारा कंपाउंड है वो सिस है या ट्रांस है, उसका जो कन्फिग्रेशन है ई है या जेड है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं आपस में, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे या डिटरमाइन करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन काफ़ी सारी होते हैं, उसमें 2 मेथड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं। एक हमारे फिजिकल मेथड्स जिसके अंतर्गत होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मूवमेंट को हम कंपेयर कर लेते हैं। दूसरे हमारे मेथड्स होते हैं केमिकल मेथड, जहाँ पे हम रिएक्शंस कराते हैं मॉलिक्यूल की, जैसे कि साइक्लाइजेशन, केमिकल कोरिलेशन रिएक्शंस, या फिर स्टीरियो सेलेक्टिव एडिशन रिएक्शंस हम कराते हैं, और फिर उसके बाद हम बता पाते हैं कि वो ई है या जेड है। तो इसीलिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज ट्रू अबाउट सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स के बारे में जब हम लोग उनका डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं तो इसमें से कौन सी बात सही है। इन जनरल ट्रांस आइसोमर्स हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर, या फिर इन जनरल ट्रांस आइसोमर्स हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर, या फिर नो इफेक्ट ऑफ BP एंड MP एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा बी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिए, तो जब हम लोगों ने टेस्ट किए काफ़ी सारे, तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे ट्रांस आइसोमर्स होते हैं जनरली सेम मॉलिक्यूल के, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है देन द सिस आइसोमर। जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो एक हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये है कि वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस आइसोमर इज हाई। सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में जो खास बात है वो ये है कि जो ग्रुप होते हैं, सेम ग्रुप, सिस आइसोमर में वो सेम साइड लगे होते हैं, ट्रांस में जो है वो अपोजिट साइड लगे होते हैं। तो जब सिस आइसोमर में सेम ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जिसकी वजह से वो पोलैरिटी जो है वो मॉलिक्यूल में लेके आता है, क्योंकि वो सेम साइड में लगा हुआ है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा तो वो भी इफेक्ट जुड़ जाएंगे, अगर वो डाल रहा होगा तब भी इफेक्ट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पोलैरिटी मिलेगी। जबकि ट्रांस के केस में अपोजिट डायरेक्शन में लगे होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें डाइपोल मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। तो जो ऑप्शन बी है हमारा, ड्यू टू द हाई डाइपोल मूवमेंट, इट इज़ द राइट आंसर। बिकॉज जो हमारे सिस आइसोमर्स होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट जो है वो हाई होता है, और ट्रांस आइसोमर में डाइपोल मूवमेंट लगभग नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस आइसोमर इज हायर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो हमारे ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा अच्छी तरीके से बनते हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजीन्स एंड क्यूनोन का इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5
एंड फॉलोड करते हैं, उसको बनने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है उसका हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, हमेशा हमेशा हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी एक मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कि हम लोग सिंथेसिस अगर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के साथ करें तो हमें कौन सा आइसोमर ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए जब हम लोग इस तरीके की रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया तो मैलिक एनहाइड्राइड मिला, और इस मैलिक एनहाइड्राइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये ब्रेक डाउन होगा और हमें क्या मिलेगा, मैलिक एसिड मिलेगा। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे के जैसे ही कंपाउंड्स हैं लेकिन एक दूसरे के सिस एंड ट्रांस आइसोमर है। मैलिक एसिड जो होता है वो हमारा सिस कन्फिग्रेशन में होता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो हमारा ट्रांस कन्फिग्रेशन में होता है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि अगर हम लोग बेंजीन या क्यूनोल के साथ करते तो सेम बात वहाँ पर भी होती कि उसका ऑक्सीडेशन करें और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करें तो हमें जो प्रोडक्ट जनरली मिलता है वो कौन सा मिलता है, सिस कन्फिग्रेशन वाला मिलता है, यानी कि मैलिक एसिड ही मिलता है ज़्यादातर समय पर, और ट्रांस आइसोमर यहाँ पर बनना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका जो आंसर होगा वो मैलिक एसिड या सिस कन्फिग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑफ मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली मैलिक एसिड विल अंडरगो साइक्लाइजेशन, ओनली फ्यूमेरिक एसिड विल अंडरगो साइक्लाइजेशन, बोथ विल गो साइक्लाइजेशन बट, यहाँ बाई लिखा हुआ, बट फ्यूमेरिक एसिड नीड हायर टेम्परेचर, नो विल फॉर्म द साइक्लिक प्रोडक्ट। देखिए साइक्लाइजेशन रिएक्शन जो है वो भी हमारे केमिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन में यूज़ किया जाता है और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो ट्रांस आइसोमर है और मैलिक एसिड जो है वो सिस, और सिस आइसोमर में जो COH ग्रुप लगे हुए हैं वो पास होने की वजह से साइक्लाइजेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो सही बात ये है कि फ्यूमेरिक एसिड हो या मैलिक एसिड हो वो साइक्लाइजेशन में जा सकता है, लेकिन हमारा जो मैलिक एसिड है वो कम टेम्परेचर पे साइक्लाइजेशन में जाता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मैलिक एसिड मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड को 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए इसी कार्य को करने के लिए। ज़्यादा टेम्परेचर इसको इसलिए चाहिए क्योंकि पहले ये क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि COH ग्रुप अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं, अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद जो क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होगा, रोटेशन की वजह से मैलिक एसिड आपको प्राप्त होगा, फिर वो मैलिक एसिड में वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से फिर हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए फ्यूमेरिक एसिड को। तो अगर फिर हम कहेंगे कि ये फिर डिटर्मिनेशन का मेथड कैसे हुआ, ये इस प्रकार से हुआ कि अगर आपका सिस आइसोमर है तो वो कम टेम्परेचर पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो कर देगा, या तो आसानी से शो कर देगा या जल्दी शो कर देगा, जबकि हमारे ट्रांस आइसोमर्स जो होंगे या तो वो नहीं बनाएंगे साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट, अगर बनाएंगे तो उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा या फिर ज़्यादा समय चाहिए होगा। तो जो आंसर है हमारा यहाँ पर वो है C, यानी कि दोनों के दोनों साइक्लाइजेशन में जा रहे हैं लेकिन फ्यूमेरिक एसिड को ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिन एडिशन। देखिए स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस भी आपको देखनी है और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग प्रयोग कर लेते हैं डिटर्मिनेशन के क्या नाम है मेथड के रूप में भी। तो अगर हम लोग देखें कि जो हमारा सिन एडिशन होता है उसमें जो भी हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर सेम साइड से जाकर के अटैक करते हैं। अगर सेम साइड से अटैक करते हैं तो उसे हम सिन एडिशन बोलते हैं, और अगर वो अपोजिट साइड से डायरेक्शन में जाकर के अटैक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी एडिशन कहते हैं। तो जो आंसर होगा यहाँ पे व्हेन द बोथ एटम्स आर एडेड टू द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी सीन व्हेन H2, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली गड़बड़ हो गई, Br2 होना चाहिए, Br2 इज एडेड टू द एल्कीन, ये एडिट करने में छूट गया। Br2, हम लोग Br2 का ऑप्शन ले रहे हैं कि अगर हम लोग Br2 को ऐड करा रहे हैं तो ये भी एक एग्जांपल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कन्फिग्रेशन। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग HBr या फिर HCl का अगर एडिशन रिएक्शन कराना कोशिश करते हैं, जहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, एक H है एक Br है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो सेम साइड से अटैक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ जब हम लोग Br2 ले रहे होते हैं तो Br2 के केस में जैसा कि आपको ये रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये जो Br हैं ये दोनों सेम एक जैसे हैं, इस वजह से एक दूसरे से दूरी बना कर रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेंगे, यानी एक आगे से अटैक करेगा तो एक पीछे से अटैक करेगा, या एक पहले अटैक करेगा और एक दूसरा क्या करेगा बाद में अटैक करेगा। और इसकी वजह से हमें जब अगर हम लोग सिस क्या नाम है
एल्कीन्स के साथ एडिशन एक्शंस कराएंगे तो हमें रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, और अगर हम ट्रांस के साथ कराते हैं तो हमें मीजो कंपाउंड प्राप्त होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ट्रांस के साथ कराएंगे तो क्या करेगा, उसका भी आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ रहा है इसीलिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का तो एग्जांपल है ही, और स्टीरियो स्पेसिफिकली भी ये एंटी एडिशन है, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से ऐड होना। तो इसलिए जो आंसर है हमारा वो बी होगा, स्टीरियो स्पेसिफिकली एंटी एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्फर्मेशंस आर द different arrangements of the atom that can be converted into one another by rotation about the covalent bond, double bond, single bond या triple bond। देखिए जब भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं यानी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, खास करके एल्कीन्स के केस में, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो ओवरलैपिंग है वो बहुत अच्छी होती है। उस ओवरलैपिंग की वजह से उस एक्सिस या बॉन्ड के चारों तरफ रोटेशन पॉसिबल होता है, और इस रोटेशन की वजह से हमें एल्केन्स या इनके जैसे कंपाउंड्स में जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसमें हमें डिफरेंट कन्फर्मेशंस मिलते हैं। इन कन्फर्मेशंस को हम लोग रोटामर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इन सभी को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि उसके रोटेशन की वजह से ही हमें डिफरेंट कन्फर्मेशंस या डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स मिल रहे हैं। और ये भी एक प्रकार की क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, क्योंकि कुछ नहीं बदल रहा है, केवल 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स की जो अरेंजमेंट्स है वो बदल रही है ड्यू टू द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉस फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के 4 स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, और ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में लिखा जाता है, याद रखिएगा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में ही हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बताते हैं। और अगर हम लोग इथेन के या नॉर्मल ब्यूटेन की अगर हम लोग कन्फर्मेशंस देखें तो कुछ खास कन्फर्मेशन आपके सामने दिख रहे हैं। जब दोनों ग्रुप जो हैं, दोनों कार्बन्स के डिफरेंट ग्रुप, जो ये हमारा पहली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, जो कि 3 लाइनें जा रही हैं ऊपर नीचे दाएं तरफ, जो पॉइंट 0 से शुरू हो रही हैं या पॉइंट से शुरू हो रही हैं 20 से, वो हमारा पहला वाला कार्बन होता है। जब हम ऊपर से देख रहे होते हैं तो ऐसा दिखता है। जो गोला वाला पोर्शन दिख रहा है, सर्किल जो दिख रहा है, वो हमारा पीछे का कार्बन होता है, जो हमें ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो हमने डाल रखा है, 2-3 वीडियो डाले हैं हमने, तो उसको आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको आप जरूर देखिए, तो ये आपको ये समझ में और अच्छे से आएगा। अब जब सेम ग्रुप आगे पीछे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्लिप्ट कहते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, सबसे दूरी पे होते हैं जो सेम ग्रुप्स हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंटी कन्फिग्रेशन। अगर ये बीच में कहीं हो, यानी एक दूसरे के ना तो अपोजिट हो और ना ही एक साथ हो, तो उस कन्फिग्रेशन को हम कहते हैं गॉस कन्फिग्रेशन। तो जो हमारा ABCD क्वेश्चन में दिख रहा है, उसमें जो पहला वाला है वो तो एंटी दिख रहा है, जो सेकेंड वाला है वही हमारा गॉस कन्फिग्रेशन में दिख रहा है, जबकि C और D जो हैं ये दोनों जो हैं इक्लिप्ड कन्फिग्रेशन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जो आंसर है हमारा वो होगा B। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस तरीके का आपको कोई भी एग्जांपल दे दे और उसका स्ट्रक्चर बना के दे दे और आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, या फिर कई बार स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 वो पूछ रहे हैं कि एन जो हमारे एन ब्यूटेन है उसकी मैक्सिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, किस कन्फिग्रेशन में। तो डिफरेंट कन्फिग्रेशन अभी आपने देखे, और जो स्टैटर्ड कन्फिग्रेशन है और जो हमारा इक्लिप्ड कन्फिग्रेशन है, तो इक्लिप्स वाले में जो सेम ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, और जिसकी वजह से ट्रांजिशनल जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और वहाँ पर जो आपकी एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा होगी। जबकि स्टैटर्ड जो कन्फिग्रेशंस होती हैं उन केसेस में एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो इसी से स्टेबिलिटी के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन मिनिमम होती है स्टैटर्ड जो कन्फिग्रेशन होते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस हमको देखने को नहीं मिलता। जबकि इक्लिप्ड कन्फर्मेशंस में जहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होती है उस केस में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं। कई बार स्ट्रक्चर दिया जाता है, कई बार नाम दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, एंटी कन्फिग्रेशन, गॉस कन्फिग्रेशन, स्कैटर्ड कन्फिग्रेशन या फिर इक्लिप्ड कन्फर्मेशन।
तो एग्जाम्पल आंसर पहले आ गया था, लेकिन फिर भी अभी हमने इसको डिस्कस किया कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका जो है स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो जो हमारा इक्लिप्ड है वो इक्लिप्स वाला जो हमारा कन्फिगरेशन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी है उसकी, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेयर कन्फिगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज रॉन्ग। कौन सी बात इसमें से गलत है। देखिए एक क्वेश्चन और भी है, पूछा जाता है कि साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस कौन कौन से हैं, तो आप चेन और बोर्ड दोनों लिख सकते हैं। दोनों जो है यही तरीका है जो कि हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में उसको देखा था। तो कई बच्चों ने कहा कि सर साइक्लोहेक्सेन का तो आपने बताया ही नहीं कि उसका कन्फर्मेशन आइसोमर्स क्या होते हैं। वो हमने पिछले बार जो पढ़े थे, जो स्ट्रेन्स में हम लोगों ने देखा था साइक्लोहेक्सेन का, वो वही है। और उसके हिसाब से हमने वहाँ पर आपको दो तरीके के बॉन्ड या दो तरीके के हाइड्रोजन्स दिखाए थे यहाँ पर, जैसा कि स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है। जो रेड कलर वाले हैं वो सभी एक्सियल हैं, जो ब्लू कलर वाले हैं वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के रूप में देखे जाते हैं। तो आइए इन स्ट्रक्चर को देख करके इस क्वेश्चन को हम लोग समझें। तो जो डाइहेड्रल एंगल है टू एक्सियल बॉन्ड्स का एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर, वो 180 है। ध्यान से देखिए, दो एक्सियल जो हैं, जैसे कि एक लाल और दूसरा लाल जो बॉन्ड है, उन दोनों को अगर ध्यान से देखिए तो उन दोनों के बीच में जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है वो 180 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर डाइहेड्रल एंगल देखें दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, तो वो हमें दिखाई दे रहा है 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, अगर इन दोनों के बीच में जो दो एक साथ लगे हुए कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, यानी कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 अगर एग्जाम्पल ले लें, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए बॉन्ड बने हुए हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल नहीं है, यहाँ पर जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री का। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो गलत है, वो रॉन्ग है स्टेटमेंट। जबकि जो एक्सियल एटम्स होते हैं C1, C3 और C5 पे, वो इक्वेटोरियल ट्राइंगल बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है, दैट इज द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द एक्सियल बॉन्ड एंड द इक्वेटोरियल बॉन्ड इज 120 डिग्री, ये गलत है। और जो सही बात होगी वो क्या होगा, यहाँ पर 60 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो बनता है। तो ये थे आज के हमारे 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट 2, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इनको ध्यान से देखा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके के वीडियोज़ हम लोग लेके आ रहे हैं, यूनिट वाइज हम लोग बातें कर रहे हैं। और फिर आपको जो भी, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि छूट रहे हैं या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो हम अभी आगे और जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें उन क्वेश्चंस को ऐड भी करेंगे ताकि और लोगों को भी उसका फ़ायदा हो पाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।